हेलो गाइस। हम कर रहे हैं एचपीएससी पीजीटी की राइटिंग स्किल के लिए। हम आज लिटरेचर की शुरुआत कर रहे हैं। तो लिटरेचर स्टार्ट कर रही हूँ मैं। लिटरेचर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। तो आज हम इन शॉर्ट में क्या मैं आपको कंप्लीट समरी बताऊंगी कि एंग्लो सैक्सन पीरियड कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ और कौन कौन इसके राइटर थे, क्या क्या किस तरह की प्रोज राइटिंग, क्या इसके अंदर राइटिंग लिखी गई। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं आपको हम सिलेबस का देख रहे थे। पहले हम एंग्लो सैक्सन पीरियड पढ़ेंगे जो कि आज आज के लेक्चर में आपको करवाऊंगी। फिर मिडल इंग्लिश पीरियड, फिर रेनेसां करेंगे और फिर नियो क्लासिकल पीरियड करेंगे और रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन एज, एडवर्डियन पीरियड और जॉर्जियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड और द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो ये सारे पीरियड हम करेंगे और इनकी जो डेट मैंने इनके साथ में लिखी हुई है, जैसे ओल्ड इंग्लिश की पीरियड की और इनकी सब की, तो मैंने डेट साथ में आपको दी हुई है। एक बार आप इनको रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि कई बार की डेट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारा आज के लेक्चर का कंटेंट्स क्या क्या है। आज के लेक्चर में हमारे कंटेंट्स क्या क्या है। टेबल है कंटेंट्स की, किंगडम एंड लैंग्वेज इन एंग्लो सैक्सन पीरियड, यानी कि एंग्लो सैक्सन पीरियड के अंदर क्या लैंग्वेज थी, और जो विकिंग्स अटैक था ड्यूरिंग एंग्लो सैक्सन पीरियड, द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे द लैंग्वेज ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो सैक्सन लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, बीवुल्फ के बारे में पढ़ेंगे। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर इज फाउंड इन 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी कि जो 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स थी एंग्लो सैक्सन पीरियड्स में जो मिली थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सॉरी, एंग्लो सैक्सन पोइट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंग्लो सैक्सन जो प्रोज थे उसके बारे में पढ़ेंगे। सम इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड, और कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्क थे एंग्लो सैक्सन पीरियड के उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आपको मैं बता देती हूँ कि मैं राइटिंग स्किल एचपीएससी पीजीटी के लिए ट्रिक से और फिक्स फॉर्मेट के साथ आपको करवा चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो जा कर के चैनल पे देख सकते हैं। अब देखते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, मैं आपको मैप से समझाऊंगी। ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ जो नॉर्मल थिंग्स हैं, उसके बाद फिर मैं आपको मैप से आके दोबारा समझाऊंगी इसके बारे में अच्छे से। देखो, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। द लैंड दैट वी नो एज ब्रिटेन ओरिजिनली बिलोंग टू सेल्ट्स, यानी कि जो लैंड जिसको हम ब्रिटेन के नाम से जाते हैं, ओरिजिनली बिलोंग टू सेल्ट्स, वो किससे संबंधित थी? सेल्ट्स से। हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप सच एज ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, स्पेन। ठीक है, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप से आए थे, जैसे कि ब्रिटेन से, आयरलैंड से, फ्रांस से, स्पेन से। देयर इज नो एग्जैक्ट डेट व्हेन दे सेटल डेट, लेकिन इस बात ये कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है कि वो कब आए थे। ठीक है, देखो जैसे ये जो ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है, तो यहाँ ब्रिटेन में सबसे पहले जो ट्राइब थी वो क्या थी? सेल्ट्स थी। ठीक है, क्या थी? सेल्ट्स थी। और जो ये सेल्ट्स थे ये कहाँ से आए थे? ये आए थे यूरोप के, सच एज ब्रिटेन से, आयरलैंड से, फ्रांस से, स्पेन से। ठीक है, यानी कि जो भी ये सेल्ट थे वो ब्रिटेन से, जो यहाँ पर ये सेल्ट थे वो कहाँ से आए थे? ब्रिटेन से आए थे, फ्रांस से आए थे, स्पेन से आए थे। ठीक है, और यहाँ आकर बस कर रहने लगे थे। तो ये सबसे पहले जो ये जो लैंड थी, तो ये सेल्ट की लैंड थी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर किसका राज्य था? सेल्ट्स का। और सेल्ट्स कहाँ से आए थे? फ्रांस से आए थे, स्पेन से आए थे, आयरलैंड से आए थे, ब्रिटेन से आए थे। तो इन सब से मिल कर के जो ये क्या बना था? सेल्ट्स बना था।
अब ये नहीं पता कि ये किस एग्जैक्ट डेट में आए थे। हम आगे पढ़ते हैं। At that time, the Romans used to attack the Celts repeatedly because Rome was a dominant empire at that time. ठीक है, यानी कि इस समय रोमन्स यूज टू अटैक द सेल्ट्स। ये रोमन ने किसके ऊपर अटैक किया है? सेल्ट्स के ऊपर कई अटैक किए। बिकॉज क्योंकि रोम वाज डोमिनेंट एम्पायर, एक महत्वपूर्ण एम्पायर था इस समय। बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट यानी पावरफुल, और बिकॉज ऑफ देयर पावरफुल मिलिट्री फोर्स, और उनके पास क्या थी? पावरफुल मिलिट्री फोर्स थी। आफ्टर देयर रिपीटेड अटैक्स, यानी कि रिपीटेड बार बार अटैक करने से रोम फाइनली वोन आवर ब्रिटेन इन 43 AD। तो रोम ने ब्रिटेन को 43 AD में जीत लिया। वाइल रोमन्स वर रूलिंग इन द ब्रिटेन, विजिगोट्स हु आर द जर्मेनिक, यानी जो विजिगोट्स थे वो जर्मेनिक थे, उन्होंने अटैक कर दिया किसके ऊपर? रोम के ऊपर। ठीक है, अब जो रोमन्स ने जिन सेल्ट के ऊपर अटैक किया था और वहाँ पर रोमन रहना शुरू कर दिया था, तो रोमन भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाए, क्योंकि एक और जाति थी विजिगोथ्स, उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण करने शुरू कर दिए। ठीक है, हुवर ये जर्मेनिक ट्राइब थी हुई अटैक रोम, जिसने रोम के ऊपर अटैक किया। देन रोमन्स हैड टू लीव ब्रिटेन टू सेव देयर होम्स सोइल रोम फ्रॉम विजिगोथ्स। ठीक है, तब रोमन ने क्या किया? अब देखो क्या था, जो विजिगोथ्स से उन्होंने किसके ऊपर अटैक कर दिया? रोम के ऊपर अटैक कर दिया। तो अब जो रोमन्स जो कहाँ रह रहे थे? ब्रिटेन में रह रहे थे, वो अपनी लैंड को और अपने घर को, सोइल को बचाने के लिए कहाँ चले गए? वापस रोम चले गए। ठीक है, और सारे के सारे जितने भी रोमन थे वो ब्रिटेन को छोड़कर चले गए। कब? 706 AD में। अब देखो समझाती हूँ, मैप से समझेंगे। जैसे यहाँ पर सेल्ट थे, अब सेल्ट के ऊपर किसने? ये रोमन एम्पायर था यहाँ पे, तो सेल्ट के ऊपर रोमन ने आक्रमण करके यहाँ पर अपना क्या कर दिया? अपना राज्य स्थापित कर लिया। सेल्ट्स को यहाँ से बार बार आक्रमण करके भगा दिया, और यहाँ पर कौन रहने लगे? अब और जो रोमन्स पीपल थे वो रहने लगे। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छी सेना थी, जिससे उन्होंने इजीली सेल्ट्स को हरा दिया और यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। अब क्या हुआ? विजिगोथ्स करके एक ट्राइब थी, उसने क्या किया? उसने रोमन पे अटैक करना शुरू कर दिया। जब रोमन के ऊपर विजिगोथ्स ने अटैक किया, तो जो ये रोमन यहाँ पर गए हुए थे वो फिर अपने घर को बचाने के लिए वापस कहाँ पर आए? रोम में आ गए। वो अपनी धरती, अपने घरों को बचाने के लिए वापस रोम में आए, और किससे लड़ाई की? विजिगोथ से लड़ाई की। ठीक है, तो अपने घरों को बचाने के लिए रोमन्स ने ब्रिटेन को यहाँ से छोड़ दिया, और वो कहाँ आ गए? ब्रिटेन को छोड़कर वो यहाँ पर अपने वापस रोम में आकर रहने लगे। अब आगे पढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया? सो एट दैट टाइम बिकॉज द रोमन्स हैड लेफ्ट ब्रिटेन, तो इस समय बिकॉज रोमन हैड लेफ्ट ब्रिटेन को रोमन छोड़ चुके थे। इंग्लैंड वॉज अ वेरी वीक स्टेट, अब इंग्लैंड क्या था? एक वीक स्टेट था। एंड देयर वॉज नो आर्मी टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम आउटसाइड अटैक, तो कोई भी आर्मी नहीं थी जो उनको प्रोटेक्ट कर सके बाहर के अटैक से। एज ए रिजल्ट बाय टेकिंग एडवेंचर ऑफ दिस, अब इसका फ़ायदा उठाते हुए, ठीक है, पिक्ट्स एंड स्कोट्स अटैक्ड ब्रिटेन। अब पिक्ट्स एंड स्कोट्स ने ब्रिटेन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। एट दिस क्रूशियल जंक्चर जर्मेनिक ट्राइब जो थी, एंगल, सेक्शन, जूट्स, केम टू इंग्लैंड। अब ये जो ट्राइब थी वो इंग्लैंड में आई। ठीक है, कौन कौन सी? एंगल, सेक्शन, जूट्स केम टू इंग्लैंड टू सेव इंग्लैंड फ्रॉम पिक्ट्स एंड स्कोट। उन्होंने इंग्लैंड को बचाया किससे? पिक्ट्स और स्कोट से। एंगल, सेक्शन, जूट्स फर्स्ट केम फ्रॉम द डिजायर टू सेव द इंग्लैंड, वो पहले इंग्लैंड को बचाने के लिए आई थी।
किससे? पिक्ड सोर्स कोड से। बट बिकॉज इंग्लैंड वाज ए फेवरेबल प्लेस टू सेटल, लेकिन इंग्लैंड क्या था, एक अच्छी जगह थी रहने के लिए। सो दे सेटल्ड देयर, और वो वहाँ पर रहने लगे। ठीक है, कौन? एंगल सेक्शन और जूट्स। अब देखो फिर समझाती हूँ मैं आपको मैप से दोबारा से। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये क्या था? ब्रिटेन था। यहाँ पर कौन थे? रोमन्स थे। पहले यहाँ पर कौन रहते थे? सेल्ट रहते थे। सेल्ट ने रोमन ने किसके ऊपर आक्रमण किया? सेल्ट के ऊपर आक्रमण करके ब्रिटेन को जीत लिया और ब्रिटेन में रहने लगे। लेकिन तभी एक ट्राइब विजिगोथ्स आई और उन्होंने रोम के ऊपर आक्रमण करने शुरू कर दिए। अब रोम में जो रहने वाले रोमन्स थे उनको डर लगने लगा कि कहीं उनके घर और उनका क्या जो देश है वो कौन ना हड़प ले, उनकी जगह कौन ना हड़प ले, विजिगोथ्स ना हड़प ले। विजिगोथ्स से लड़ने के लिए रोमन वापस अपने रोम में आकर रहने लगे। अब जब वो विजिगोथ्स यहाँ पर आके रहने लगे तो अब ब्रिटेन खाली हो गया। ठीक है, ब्रिटेन क्या हो गया? एकदम से खाली हो गया। अब ब्रिटेन में कोई भी नहीं रहा। ठीक है, तो ब्रिटेन एक कमज़ोर कंट्री बन गया, ठीक है। अब इसी चीज़ का फ़ायदा दूसरी ट्राइब उठाएंगी। ठीक है ना? तो अब दूसरी जो जाते थी, अब जो दूसरी क्या थी? पिक्ट्स और स्कॉट्स थे। अब क्या थे दूसरे? पिक्ट्स और स्कॉट्स। यहाँ से अब जो पिक्ट्स और स्कॉट्स थे वो यहाँ से आके उन्होंने ब्रिटेन के ऊपर आक्रमण करने शुरू कर दिए। किसके ऊपर? पिक्ट्स और स्कॉट्स ने ब्रिटेन के ऊपर आक्रमण करने शुरू कर दिए। तो पिक्ट्स और स्कॉट्स से ब्रिटेन की रक्षा करने के लिए जूट्स, एंगल सेक्शन, ये जो ट्राइब थी, ये जर्मन ट्राइब थी, ये इंग्लैंड में आई और इन्होंने रक्षा की। किसकी? इंग्लैंड की। किससे? पिक्ट्स और स्कॉट्स से। अब इंग्लैंड क्या थी रहने, इनको तो इन्होंने भगा दिया। अब ये जो इंग्लैंड थी वो यहाँ पर रहने की अच्छी जगह थी, इसीलिए ये यहाँ पर ही बस गए, यानी कि यहाँ पर ही सेटल हो गए। कौन? जूट्स, एंगल्स एंड सेक्शन। और इसको एंगल के नाम से इसको एंगल लैंड कहा जाने लगा और तब से इसका नाम क्या पड़ा? इंग्लैंड पड़ा। ठीक है, तो जर्मन ट्राइब, अब जर्मन थे ये तीनों। जब ये जर्मन लोग यहाँ के रहने लगे तो इनकी भाषा भी क्या, या इंग्लैंड की भाषा का प्रभाव भी सबसे ज़्यादा किसका है? जर्मन का है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट एंग्लो सेक्शन की जो स्टार्टिंग हिस्ट्री है वो। हम अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अब किंगडम्स एंड लैंग्वेजेस इन एंग्लो सेक्शन पीरियड। अब एंग्लो सेक्शन पीरियड के अंदर लैंग्वेज क्या थी? द नेम ऑफ द इंग्लैंड इज मेड बाय द नेम एंगल्स। तो एंगल्स, इंग्लैंड का नाम किससे पड़ा है? एंगल से पड़ा है। ठीक है, एंगल से इसका नाम क्या पड़ा है? द नेम ऑफ एंगल लैंड्स मीन्स इंग्लैंड, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है एंगल से एंगल किसका नाम? इंग्लैंड का नाम पड़ गया इंग्लैंड। एंड बिकॉज एंगल, जूट्स एंड सेक्शंस वर जर्मेनिक ट्राइब्स, और एंगल, जूट्स एंड सेक्शन क्या थी? जर्मेनिक ट्राइब थे। वी कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ द जर्मन लैंग्वेज इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं? इन्फ्लुएंस, प्रभाव देख सकते हैं ऑफ द जर्मन लैंग्वेज का किसके ऊपर? इन द इंग्लिश लैंग्वेज। एट दैट टाइम एंग्लो सेक्शन स्टेब्लिश 5 किंगडम इन इंग्लैंड। अब जो एंग्लो सेक्शन थे उन्होंने 5 किंगडम स्थापित किए। किसमें? इंग्लैंड में। एक तो नॉर्थम्बिया, मर्शिया, ईस्ट एंग्लिया, वेसेक्स एंड कैंट। तो आपको याद रखने हैं नॉर्थम्बिया, मर्शिया, ईस्ट एंग्लिया, वेसेक्स एंड कैंट। वैसे ये तो लिया ब्रिया इसे याद हो जाएंगे तीनों तो, और ये आपको याद करना वेसेक्स और कैंट। आफ्टर दैट क्या होता है देखो, इफ़ वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज देन एट दैट टाइम देर वर 4 डायलैक्ट्स इन इंग्लैंड। अब डायलैक्ट्स क्या होती है? किसी एक विशेष क्षेत्र की भाषा को हम क्या बोलते हैं? डायलैक्ट बोलते हैं।
जैसे हम हरियाणा में रहते हैं तो हम हरियाणवी जो हमारी लैंग्वेज है उसको हम डायलेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो 4 डायलेक्ट थे। एक तो ये जो क्या था, स्टेट का नाम था नॉर्थम्बिया, इसी से बन गई मर्शिया और वेस्ट सैक्सन और कैंटिस। तो ये 4 तरह की डायलेक्ट थी उस टाइम पे, किसमें, इंग्लैंड में। लेटर बाद में वेस्ट सैक्सन डायलेक्ट बिकम पॉपुलर कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द डायलेक्ट। बाद में जो वेस्ट सैक्सन की जो डायलेक्ट थी, जो बोली थी, वो पॉपुलर बन गई कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द डायलेक्ट, यानी कि जो दूसरी जो भाषाएं हैं उनकी तुलना में। एंड द रीजन वॉज दैट, और जो उसका रीजन था, दैट वेसेक्स वाज ए पॉलिटिकली पावरफुल किंगडम। और जो वेसेक्स है वो राजनीतिक रूप से एक पावरफुल राज्य बन गया। एंड ऑल्सो बिकॉज किंग अल्फ्रेड वाज द किंग ऑफ द वेसेक्स, और ये वेसेक्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। वेस्ट सैक्सन डायलेक्ट बिकम पॉपुलर, क्यों, वेस्ट सैक्सन की जो लैंग्वेज थी, जो और तो सारी कितनी सारी 4 डायलेक्ट थी, लेकिन 4 डायलेक्ट्स में तो वेस्ट सैक्सन डायलेक्ट ही क्यों पॉपुलर हुई, ठीक है। इसका एक रीजन था कि वेसेक्स वाज द पॉलिटिकल पावर, या जो वेसेक्स था वो क्या था, पावरफुल पॉलिटिकल किंगडम था। और किंग अल्फ्रेड वॉज द किंग ऑफ वेसेक्स, और जो किंग अल्फ्रेड था वो किंग था वेसेक्स का। अब वेसेक्स क्या थी, एक स्टेट थी। वेसेक्स ही क्या थी, एक लैंग्वेज, डायलेक्ट का नाम भी क्या था, वेसेक्स था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गई, क्योंकि ये जो वेस्ट सेक्शन था, ये किंगडम क्या था, बहुत ही पावरफुल किंगडम था। और अल्फ्रेड जो थे वो क्या थे, इसके वेसेक्स के राजा थे। किंग अल्फ्रेड रोल इन इंग्लैंड पॉलिटिकल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो इंग्लैंड की पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके अंदर किसका, किंग अल्फ्रेड का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। क्यों है भाई, बिकॉज ही हैड लीड द ब्रिटिश आर्मी अगेंस्ट द विकिंस अटैक। अब जब विकिंस के अटैक हुए थे तब जो अल्फ्रेड हैं किंग, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को लीड किया था, किसके अगेंस्ट, विकिंस के। विकिंस टैंक ड्यूरिंग एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब जो विकिंस एक ट्राइब थी उसका जो अटैक था एंग्लो सैक्सन पीरियड में, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। द विकिंग्स वर वेरी रथलेस वायलेंट इन्वेडर्स, ठीक है। यानी कि जो विकिंग्स थे वो बहुत ही क्रूर थे, वायलेंट इन्वेडर थे। इन्वेडर में जो होता है घुसपैठिए, और हिंसक, यानी कि क्या थे, बहुत ही वायलेंट, बहुत ही हिंसक इन्वेडर थे इन द एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंग्लो सैक्सन पीरियड में विकिंग्स अटैक ट्वाइस, विकिंग्स ने 2 बार अटैक किया। फर्स्ट इन 787 AD एंड सेकंड इन 866 AD आफ्टर अराइविंग एट ईस्ट एंगेलिया, ठीक है। अब जो ईस्ट एंगेलिया के आने के बाद द विकिंग्स आर्मी वॉज एडवांसिंग टू वेसेस, ठीक है। विकिंग्स क्या थे भाई, बहुत पावर क्या थी, रथलेस यानी क्रूर शासक जो जाति थी, ठीक है। और उन्होंने किसके ऊपर, एंग्लो सैक्सन के ऊपर 2 बार अटैक किए, ठीक है। और आफ्टर अराइविंग एट ईस्ट एंग्लिया, और जब ईस्ट एंगेलिया ब्रिटेन में पहुंची, द विकिंग्स आर्मी वाज एडवांसिंग टू वेसेक्स। बट तो फिर जो विकिंग्स की जो आर्मी थी वो किसकी तरफ आगे बढ़ी, वेसेक्स की तरफ, ठीक है। यानी कि वेसेक्स की तरफ उन्होंने अटैक किया। बट किंग अल्फ्रेड, परंतु जो किंग अल्फ्रेड थे, द किंग ऑफ वेसेक्स, वेसेक्स के जो किंग थे, यूनाइटेड ऑल द किंगडम्स, उसने सारे किंगडम्स को जोड़ा एंड सक्सेसफुली एंड ड्रॉ ऑफ द विकिंग्स। ड्रॉ ऑफ का मीनिंग क्या होता है, ड्रॉ ऑफ का मीनिंग होता है हरा देना, अटैक मतलब किसी को के आक्रमणकारी को भगा देना हरा के। तो ड्रॉ ऑफ द विकिंग्स, उन्होंने क्या किया, विकिंग्स को भगा दिया। अब विकिंग्स ने क्या किया, एंग्लो सैक्सन पीरियड में 2 बार अटैक किए, ठीक है। जब विकिंग्स ने 2 बार अटैक किए तो जब वो आगे फिर किसकी तरफ बढ़े, अल्फ्रेड की तरफ बढ़े, ठीक है। और वेसेक्स की तरफ बढ़े। वेसेक्स का राजा कौन था, अल्फ्रेड था। अल्फ्रेड ने क्या किया, जितनी भी सारे ट्राइब थे किस में थी,
इंग्लैंड में जितनी ट्राइब थी, ब्रिटेन में जितनी सारी ट्राइब थी, उन सबको इकट्ठा किया और विकिंग्स के को आक्रमणकारियों को भगा दिया। इसीलिए अल्फ्रेड क्या है, एक इम्पोर्टेंट राजा है। और वो किस में राज्य करते थे, वेसेक्स में राज्य करते थे। और वेसेक्स जो डायलेक्ट थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ज़्यादा फेमस हुई, क्योंकि किसकी वजह से, किंग अल्फ्रेड की वजह से। अब यहाँ लैंग्वेज के बारे में कई बार क्वेश्चन आया है, तो आप इसका ध्यान रखना भी, ठीक है, कि कौन सी डायलेक्ट इंग्लैंड में, ब्रिटेन में बोली जाती थी। नेट में आया है ये, टीजीटी पीजीटी में तो नहीं आया है। ही एक्टेड एज द किंग ऑफ होल एंग्लो सेक्शन, ठीक है। ही एक्टेड एज किंग ऑफ, उन्होंने ऑल जो एंग्लो सेक्शन का किंग था उसके रूप में कार्य किया। बिकॉज देयर वाज नन अदर देन हिम हु कुड यूनाइट ऑल द किंगडम्स ऑफ द एंग्लो सेक्शन, क्योंकि उनके सिवाय और कोई नहीं था जो सारे एंग्लो सेक्शन को जोड़ सकता था। एंग्लो सेक्शन के जो सारे ट्राइब थे उनको इकट्ठा करने वाला उससे अलग कोई और नहीं था, यानी उसी ने सबको इकट्ठा किया था। तो इसीलिए उन्होंने ही क्या किया, उसके ऊपर शासन किया। इन 876 AD इंग्लैंड वेंट इनटू द, अब है देखो, एक मिनट, इन 876 AD इंग्लैंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ डेंस। अब डेंस के हाथों में चला गया इंग्लैंड, कब, 876 में, फॉर ए ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए। भाई देखो, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि एक चैनल बनाने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, ठीक है। और आपके एक लाइक से मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन आपके एक लाइक से मोटिवेशन जरूर मिलता है, इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डेंस केम टू इंग्लैंड फ्रॉम नॉर्वे एंड, डेंस कहाँ से आए थे भाई इंग्लैंड में, नॉर्वे से आए थे और डेनमार्क से आए थे। एंड इन द पार्ट्स इन विच डेंस हैड टेकन पोजेशन ऑफ, ठीक है। और एंड द पार्ट्स, और उस पार्ट से जहाँ पर किसका अधिकार था, डेंस का अधिकार था। दे एक्टेड देयर ओन लॉ विच इज़ कॉल्ड डेंस लॉ, यानी कि वो जो जिस, सॉरी एक मिनट में बता, डेंस केम टू इंग्लैंड फ्रॉम नॉर्वे एंड डेनमार्क। अब जो डेंस कहाँ से आए थे, इंग्लैंड से, इंग्लैंड में नॉर्वे और डेनमार्क से आए थे। कहाँ से आए थे, नॉर्वे और डेनमार्क से आए थे। एंड इन द पार्ट्स इन विच डेंस हैड टेकन पोजेशन ऑफ, और जो पार्ट था जिसके ऊपर डेंस ने अपना अधिकार जमा लिया था, दे एक्टेड देयर ओवन लॉ विच ही इज कॉल्ड डेंस लॉ, और तो उन्होंने उस जगह के ऊपर क्या किया, अपना ही कानून चलाना शुरू कर दिया। यानी जिस जगह को उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था उसके ऊपर उनका खुद का कानून चलता था, और उस कानून का नाम था डेंस लॉ। नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लैंड वॉज अगेन ग्रेटली वीकेंड आफ्टर किंग अल्फ्रेड, बिकॉज किंग अल्फ्रेड देर वॉज नो सच किंग आइदर फ्रॉम द एंग्लो सेक्शन और फ्रॉम द डेंस हु कुड यूनाइट ऑल द किंगडम्स। इंग्लैंड वॉज अगेन, अब फिर इंग्लैंड क्या हो गया था, कमज़ोर हो गया था, क्योंकि किंग अल्फ्रेड के बाद देर वॉज नो, कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो एंग्लो सेक्शन को जोड़कर यूनाइट करके रख सके फ्रॉम द डेंस से, हु कुड यूनाइट ऑल द किंगडम्स, और जो किंगडम्स को क्या कर सके, जोड़ के रख सके। ये कह रहा है कि किंग डेंस क्या था, पहले अल्फ्रेड ही था, अल्फ्रेड के बाद डेंस ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब डेंस के का थोड़े टाइम के लिए अधिकार रहा, उन्होंने अपने कानून वगैरह बनाने शुरू कर दिए, लेकिन अभी भी क्या था, इंग्लैंड एक वीक राज्य बन गया था। क्यों, ना तो अल्फ्रेड के बाद कोई ऐसा राजा था और ना ही डेंस में कोई ऐसा राजा था जो कि पूरे एंग्लो सेक्शन पीरियड को जोड़कर रख सके। अब बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। बिकॉज इंग्लैंड वाज ए वीकेंड डूरिंग डेंस रीजन, अब जो डैन का रीजन चल रहा था उसके टाइम पे, क्योंकि डैन में कोई भी एक साथ शक्तिशाली राजा नहीं था जो एंग्लो सेक्शन पीरियड को जोड़ कर रख सके। तो इंग्लैंड वॉज वीकेंड डूरिंग द डेंस रीजन, अब डैन के रीजन के दौरान फिर से इंग्लैंड क्या हो गया, वीक हो गया। विलियम द कनकरर सा इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड थॉट दैट ही कुड बिकम किंग ऑफ इंग्लैंड। अब जो विलियम द कनकरर था उसने ये देखा कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा
हिंदी याद नहीं आ रही भाई, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड थॉट, उन्होंने सोचा दैट ही कुड बिकम किंग ऑफ इंग्लैंड, कि वो इंग्लैंड का किंग बन सकता है, कि वो क्या बन सकता है, इंग्लैंड का किंग बन सकता है। सो ही ब्रोट हिज आर्मी फ्रॉम फ्रांस टू हेस्टिंग्स इन कैंट। ठीक है, इसने इसने क्या किया, सो ही ब्रोट, अब क्या किया इसने, सो ही ब्रोट हिज आर्मी फ्रॉम फ्रांस, तो उसने अपनी किसको बुलाया, आर्मी को फ्रांस से बुलाया, टू हेस्टिंग्स इन कैंट। ठीक है, एंड कैंट में इसने क्या बुलाया, अपनी फ्रांस टू हेस्टिंग्स इन कैंट यानी कैंट में, एंड स्टार्टेड एन अटैक अगेंस्ट इंग्लैंड, और इंग्लैंड में अटैक करना शुरू कर दिए। द किंग ऑफ द डेंस एट दैट टाइम वॉज हार्लोड गोल्डविंसन। अब हार्लोड गोल्डविंसन का नाम आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, तो अब डेंस का राजा कौन था, डेंस जो राजा कर किए हुए थे इंग्लैंड में, तो डेंस का राजा कौन था, हार्लोड गोल्डविंसन। इन द फेमस बैटल कॉल्ड बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, और इस बैटल को क्या कहा गया, बैटल, तो क्या हुआ, गोल्डविशन, हार्लोड गोल्डविंसन, फेमस बैटल कॉल्ड द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। विलियम नॉर्मैंडी डिफीटेड, जो विलियम नॉर्मैंडी था भाई, उसने हरा दिया, डिफीट कर दिया किसको, विलियम गोल्ड हारोल्ड गोल्डविंसन को। अब हारोल्ड गोल्डविंसन कौन था, डेंस का राजा था। एंड विद दिस द रीजन ऑफ द एंग्लो सैक्सन एंडेड, और इस तरह से एंग्लो सैक्सन पीरियड का जो पीरियड था वो एंड हो गया। एंड एंग्लो नॉर्मल, अब कौन सा पीरियड स्टार्ट हो गया ब्रिटेन में, एंग्लो नॉर्मल पीरियड स्टार्टेड। अब एंग्लो नॉर्मल पीरियड स्टार्ट हो गया। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से। अब लैंग्वेज ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड, अब एंग्लो सैक्सन पीरियड की क्या लैंग्वेज रही, द लैंग्वेज ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड इज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश। क्या कहा गया एंग्लो सैक्सन पीरियड की लैंग्वेज को, ओल्ड इंग्लिश, बिकॉज द ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज केम फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ जर्मेनिक ट्राइब, क्योंकि जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी वो जर्मनिक जो ट्राइब थी उनकी लैंग्वेज से आई थी। तो उसमें क्या कौन थे, एंग्लिक, सेक्शन, जूट्स। ठीक है, देयर फॉर मोस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज आर जर्मेनिक, इसलिए जो बहुत सारे जो वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो कैसे हैं, वो जर्मेनिक हैं यानी जर्मन के हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे अलग द लैटिन लैंग्वेज ऑल्सो हैड ए पावरफुल इम्पैक्ट ऑन द ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, इससे अलग जो लैटिन लैंग्वेज है उसने भी बहुत पावरफुल प्रभाव डाला किसके ऊपर, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। बिकॉज ऑफ लैटिन स्पीकिंग रोमन्स एंड बिकॉज ऑफ प्रीट्स एंड क्लर्जेस हु प्राइमरली हैड रीड एंड रिटन टेक्स्ट इन द लैटिन लैंग्वेज। क्यों भाई, लैटिन लैंग्वेज पहले जब रोमन्स थे, जब रोमन्स राज्य करते थे इंग्लैंड के ऊपर, जब पादरी थे, प्रीट्स थे, उन सब की लैंग्वेज क्या थी, उन सब की लैंग्वेज लैटिन थी। जर्मन आए और उनकी जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है उसके ऊपर लैटिन का भी प्रभाव है, और बाद में जो जर्मन ट्राइब आई तो उनकी जर्मन का प्रभाव ओल्ड इंग्लिश के ऊपर पड़ा। तो बहुत सारे वर्ड उसमें जर्मन के और लैटिन के हैं, किसमें, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में। अब देखो, लेटर द विकिंग्स लैंग्वेज ऑल्सो हैड ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब जो विकिंग्स थे, ठीक है, विकिंग्स थे जो आए थे, जिनको जिसने उन्होंने भी अटैक किया था, तो विकिंग्स की लैंग्वेज का भी प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर पड़ा। बाय द एंड ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो सैक्सन पीरियड के एंड में द ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज हैड बीन इंस्टीट्यूटेड एज ए लैंग्वेज ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। और क्या था, एंड ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड के का जो एंड हुआ तो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज हैड बीन इंस्टीट्यूटेड एज ए लैंग्वेज ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। और तो जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज किसके रूप में स्थापित हो गई, एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर की लैंग्वेज बन गई। अब पढ़ते हैं एंग्लो सैक्सन लिटरेचर कैरेक्टरिस्टिक्स।
एंग्लो सैक्सन लिटरेचर इनका इनकॉर्पोरेट प्रोज, पोइट्री, पजल, मैगजिम, काउंटलेस, विजडम, एपिग्राम्स। अब एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के अंदर क्या क्या है भाई, क्या क्या शामिल हैं? प्रोज है, पोइट्री है, पजल है, मैगजिम है एंड काउंटलेस विजडम एपिग्राम्स, और अनगिनत विजडम। विजडम क्या होता है? धार्मिक जो सुक्तियाँ होती हैं वो, और विजडम बुद्धिमता। ये विजडम एपिग्राम्स, उसको हिंदी का मीनिंग याद नहीं आ रहा, आप एक बार देख के कमेंट करना है क्या मीनिंग है, ना मैं नेक्स्ट नेक्स्ट में आपको बता ही दूंगी। इट इज़ एन, अब देखो, इट इज एन अमालगेमेशन ऑफ पैगन कन्वेंशन concept about soul and nature and also Christian convention and moral values। अब देखो क्या था, मिक्सचर था। इट इज एन अमलगेशन ऑफ पैगन, पैगन में जो होता है जो पूजा पाठ करना, धार्मिक चीज़ें, उनके जो रीति रिवाज थे, जो रीति रिवाज के जो कंसेप्ट थे। ऑल्सो इट इज, यानी कि क्या था, मिक्सचर था किस किस का, पैगन कन्वेंशन कंसेप्ट का, अबाउट किसके बारे में, सोल और नेचर के बारे में, एंड आल्सो क्रिश्चियन कंसेप्ट, और यानी कि पूजा पाठ वाला भी इसके अंदर था, और क्रिश्चियन के जो रीति रिवाज थे वो भी इसके अंदर थे, और मॉरल वैल्यू भी थी। ठीक है, किसके अंदर, एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के अंदर क्या क्या मिश्रित में किस किस का मिक्सचर था? एक तो पैगन कन्वेंशन का, पूजा पाठ वाले जो रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, और क्रिश्चियन कन्वेंशन का, यानी कि जो क्रिश्चियन जो रीति रिवाज थे और जो मोरल वैल्यू थी, उन सब का मिक्सचर था। किसके अंदर था? जो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर है उसके अंदर, यानी इन सब के ऊपर पोइम्स लिखी जाती थी इस टाइम पे। हीरोइक पोइम्स वर वेरी फेमस इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। अब जो हीरोइक पोइम थी वो बहुत फेमस थी ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पोइम्स वाज टेकन आउट फ्रॉम द बाइबल। अब जो सब्जेक्ट मैटर था इन पोइम्स का वो किससे लिया जाता था? बाइबल से, बट ऑल्सो फ्रॉम पैगन सोर्सेज। ठीक है, और जो पूजा पाठ वाले जो सोर्सेज होते हैं उनसे भी लिया जाता था। देखो, जो सब्जेक्ट मैटर था एंग्लो सैक्सन लिटरेचर का वो बाइबल से भी लिया जाता था, और जो धार्मिक रीति रिवाज है उनसे भी लिया जाता, पूजा पाठ से भी लिया जाता। एंग्लो सैक्सन पीरियड इज नोन फॉर वॉर्स, बैटल्स। एंग्लो सैक्सन पीरियड को किसके लिए जाना जाता है? वॉर के लिए, वॉर और बैटल के लिए जाना जाता है। एंड सो डज द राइटिंग्स ऑफ दिस एरा पोइम्स लाइक बैटल्स एंड सो डज द राइटिंग्स ऑफ, तो इनकी राइटिंग, इस युग की राइटिंग में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जब पोइम जैसे कि द बैटल ऑफ माल्डन, द बैटल ऑफ ब्रुआनबर्ग डिपिक्ट्स द वेरियस बैटल ऑफ दैट टाइम, यानी कि वो क्या दिखाती हैं, यहाँ की जो वेरियस टाइप की जो बैटल्स हैं, लड़ाइयाँ, उनको दिखाती हैं। द थीम ऑफ द एंग्लो सैक्सन पोइट्री वर मोस्टली वार। जो थीम था एंग्लो सैक्सन पोइट्री का वो क्या था? तो थीम था एंग्लो सैक्सन पोइट्री का वर मोस्टली वॉर, इन्वेजन। इन्वेजन क्या होता है? दूसरे देश के ऊपर अनाधिकार करना। ठीक है, मोस्टली वॉर था, इन्वेजन था, हीरोइज्म था। इन एडिशन टू दैट ओल्ड इंग्लिश पोइट्री इज ऑल्सो फिल्ड विद लेमेंट, यानी कि जो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री है वो दुख से भरी हुई है, मेलंचोली, उदासी से भरी हुई है। दैट इज ऑफन फाउंड इन डेलिनिएटिंग मैंस कन्फ्लिक्ट अगेंस्ट हिज इन्वायरमेंट। ऑफन इन, दैट इज ऑफन फाउंड इन, यानी कि जो वर्णन किया गया है मैन का कन्फ्लिक्ट, यानी कि मैन का, इसका जो वर्णन किस में पाया जाता है? जिसमें मैन और इन्वायरमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, वहाँ पर ये दिखाया जाता है क्या, कि ओल्ड इंग्लिश जो पोइट्री थी वो दुख से और उदासी से भरी हुई थी। एग्जाम्पल सच पोइम्स आर, अब इन पोइम के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं भाई। द रोन, द सी फेरर एंड द वॉन्डरर एक्स्ट्रा आर द पोइम पोर्ट्रे द parting of a husband and wife and the following sadness, for instance in the husband message and the wife lament। अब जो रोन है, द सी फेरर है, द वांडरर है, और जो दूसरी पोइम है वो क्या दिखाती है? पार्टिंग, यानी कि अपने हस्बैंड से अलग होना एक वाइफ का, और फॉलोइंग सैडनेस, और उसके बाद की जो मतलब वो फॉलो करता है उस सैडनेस को। एग्जाम्पल के लिए जैसे द हस्बैंड मैसेज,
जैसे किसी हस्बैंड का मैसेज है अपनी वाइफ के लिए, एंड द वाइफ लेमेंट, और वाइफ का दुख। ये सारी पोइम, इस तरह की पोइम लिखी जाती थी वही इस टाइम पे, क्योंकि इनमें सैडनेस और उदासी दिखाई दे रही है। बिकॉज द चर्च एंड द मोनेस्ट्रीज वर द सेंटर ऑफ द एजुकेशन एंड कल्चर। अब जो क्या थी, बिकॉज द चर्च एंड द मोनेस्ट्रीज, जो चर्च और मोनेस्ट्रीज थे, जो मठ थे, वर सेंटर ऑफ द एजुकेशन और कल्चर, वो सेंटर थे एजुकेशन के और कल्चर के ड्यूरिंग द एंग्लो सेक्सन पीरियड, एंग्लो सेक्सन पीरियड के दौरान। सो द क्लर्जी एंड द क्लैरिक्स वर मोस्टली एसोसिएटेड विद एज। अब पहले जो पादरी थे, क्लर्जी थे, वही एजुकेशन देते थे भाई, वो किससे एसोसिएटेड थे, एजुकेशन से, और वही लिटरेचर लिखते थे। तो उनसे ही लिटरेचर कौन लिखते थे, पादरी लिखते थे। ठीक है। बीवल्फ के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही फेमस पोइम है इस टाइम की, बीवल्फ इज़ द, और इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, पूछे गए हैं इसके बारे में क्वेश्चन। बीवल्फ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड का एक इंपॉर्टेंट वर्क है, विच हैज़ मोर देन 3000 वर्सेज। ठीक है भाई, इसके अंदर 3000 वर्सेज हैं। द ऑथर ऑफ द बीवल्फ इज अननोन, यानी कि जो ऑथर है बीवल्फ का वो अननोन है, बट इट इज़ बिलीव्ड दैट देयर वाज ए पोइट नेम्ड बीवल्फ हु रोट दे। लेकिन ये भी माना जाता है कि जिस पोइट ने ये बीवल्फ लिखी थी, ये पोइम लिखी थी, उसका नाम ही बीवल्फ था, इसीलिए इस पोइम का नाम बीवल्फ रखा गया, जिसने पोइम लिखी थी। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज रिलीजियस एंड एलिगोरिकल इन नेचर, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे रूपात्मक और रिलीजियस मैटर हैं। विच इज़ टेकन फ्रॉम बाइबल, जो कि बाइबल से लिए गई हैं। एपिक एंड होमर ओडिसी से लिए गए हैं। द पोइम वर्शिप ए हीरो, पोइम किसको पूछती है, एक हीरो को। एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कोरेज, और जो साहस के सिद्धांत हैं, साहस और दयालुता के सिद्धांत हैं, उनको पूछती है। द स्केच ऑफ द सोशल लाइफ, और जो सोशल लाइफ का ढांचा है, एज सोन हेयर, जो कि इसमें इस पोइम में दिखाया गया है, इज वंडरफुली इन लाइन विद एंशियंट सोसाइटी एंड लिविंग। वो किसको क्या दिखाता है, एंशियंट सोसाइटी, और जो सोसाइटी है और जो वहाँ का जनजीवन है उसको दिखाता है। द पीपल ऑफ दैट टाइम यूज टू स्पेंड देयर टाइम बाय डूइंग। अब जो यहाँ के इस टाइम के जो लोग थे, ओल्ड पीरियड के लोग थे, जो बीवल्फ में दिखाया गया है, वो क्या करते थे, वो हॉकिंग करते थे। ठीक है, हॉकिंग मतलब फेरी वाले होते थे, स्विमिंग करते थे, हंटिंग करते थे, स्विमिंग तैरना और हंटिंग शिकार करना, ये सारे काम करते थे। इन द बीवल्फ पोएम वी कैन सी द कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रिश्चियन एंड पैगन एलिमेंट्स। अब ये पता चल गया आपको कि किसके अंदर, बीवल्फ के अंदर क्रिश्चियन और पैगन एलिमेंट्स थे। इफ़ वी टॉक अबाउट क्रिश्चियन एलिमेंट, अगर हम क्रिश्चियन एलिमेंट की बात करते हैं, देन द स्टोरी ऑफ द बीवल्फ पोएम इज बेस्ड ऑन द क्रिश्चियन। जो स्टोरी है बीवल्फ की, वो क्रिश्चियन कंसेप्ट ऑफ, यानी जो क्रिश्चियन का कंसेप्ट है कि सेक्रीफाइस करना चाहिए, उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, यानी कि जो सेक्रीफाइस दिखाया गया है किसके अंदर, बीवुल्फ के अंदर, वो क्या दिखाता है कि ये जो बीवुल्फ है वो किसके ऊपर बेस्ड है, बाइबल के ऊपर बेस्ड है। बीवुल्फ इज द कोरियस एंड हाई माइंडेड हीरो, यानी कि बहुत साहसी और हाई माइंडेड हीरो है बीवुल्फ, हु फाइट्स फॉर हिज पीपल, जो अपने लोगों के लिए लड़ता है, एंड एट द एंड लॉस हिज लाइफ, और अंत में अपना जीवन खो देता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द पैगन एलिमेंट्स, पैगन एलिमेंट होते हैं पूजा पाठ वाले जो धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं। देन द स्वॉर्ड ऑफ द बीवुल्फ हुज नेम वॉज हरुंटिंग। जो अब इसके अंदर पैगन एलिमेंट्स देखने को कैसे मिलते हैं कि जो बीवुल्फ की जो तलवार थी उसका नाम क्या था, हरंटिंग था। डिपिक्टेड विद सिंपल, उसको किसके सिंबल के रूप में दिखाया गया है। दिस स्वॉर्ड हैज़ वार, अब यानी कि इसको सिंबल के रूप में दिखाया गया है। ये जो स्वॉर्ड है, ये जो तलवार है, इसके अंदर एक योद्धा की क्वालिटी को दिखाया गया है। और ऑल दीज स्पेसिफाई ए पैगन एटीट्यूड, और ये सब क्या दिखाता है, पैगन का एटीट्यूड दिखाता है। विच रिस्पेक्ट टू द स्वॉर्ड, जो कि स्वॉर्ड को भगवान की तरह मानकर, एक योद्धा की तरह मानकर पूजना, स्वॉर्ड को क्या दिखाता है, पैगन एलिमेंट दिखाता है बीवुल्फ पोइम के अंदर। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर इज फाउंड इन 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब एंग्लो सैक्सन पीरियड में 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स पाए जाते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स नेम कंटेंट द जूलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स आल्सो, एक तो जूलियन
जूलियस सॉरी जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट्स थी जिसका नाम क्या था, मैन हंट। ठीक है, पोइम एंड बाइबलिकल नरेटिव्स, इसके अंदर के पोइम थी और बाइबल की कहानियाँ थी। ठीक है, अब सेकंड क्या है, अलग ही कर देती हूँ मैं इसको। अब सेकंड क्या थी, ईस्टर बुक राइडल्स, इसके अंदर क्या थी, राइडल थी, एविक्स वर्स एल्जिक वर्सेस थे। ठीक है, और उसके बाद और एक क्या थी, थर्ड थी भाई, अब थर्ड क्या थी, वर्सिली बुक ये प्रोज और पोएट्री की बुक थी। ठीक है, द विल्फ और द वी वुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट ऑल्सो नोन एज, और जो वी वुल्फ एक थी नोवेल कोडेक्स, प्रोज एंड पोइट्री की बुक थी जिसको वी वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है। फेमस पोइम बीवुल्फ आल्सो बिलोंग टू दिस मैन्युस्क्रिप्ट, और जो फेमस पोइम है बीवुल्फ की वो इससे रिलेटेड है। क्या क्या हो गई है मैन्युस्क्रिप्ट्स, क्या क्या मिली थी, देखते हैं। चार मैन्युस्क्रिप्ट्स कौन कौन सी थी भाई, देखते हैं एक बार। एक तो जूनियस हो गई, ठीक है, दूसरी क्या हो गई, द एस्टर बुक हो गई जिसके अंदर रिडल और एल्जियस वर्सेस दिए हुए हैं, और जूनियस के अंदर क्या दिया हुआ है, पोइम और बाइबल की कहानियाँ दी हुई हैं। द एस्टर बुक के अंदर जो पहेलियाँ और एल्जियक वर्सेस दिया हुआ है। अब थर्ड क्या होगी, द वर्सेली बुक प्रोज और पोइट्री की बुक है। और फोर्थ क्या हो गई, नोवेल कोडेक्स जिसका एक पार्ट क्या है, बीवुल्फ है। तो ये चार मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली थी एंग्लो सैक्सन पीरियड में। अब जानते हैं एंग्लो सैक्सन पोइट्स के बारे में। इफ़ यू टॉक अबाउट द ओल्ड इंग्लिश पोइट्री इन जनरल देन कैडामन एंड साइनवोल्फ वर द टू प्रिंसिपल, यानी कि जो मेन पोइट्स ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड के, यानी कि दो मेन पोइट थे। कैडामन इज स्टिल ऑनर्ड फॉर हिज पोइटिकल पैराफ्रेजेस ऑफ होली बाइबल। अब कैडामन को किसके का सम्मान दिया जाता है कि वो एक पोइटिकल पैराफ्रेजेस ऑफ होली बाइबल, यानी कि जो पोइटिकल पैराफ्रेजेस लेते थे किससे, बाइबल से, होली बाइबल से, यानी कि जो होली बाइबल है उससे उससे पैराफ्रेज लिख के लेकर लिखते थे। कौन, कैडामन। कैडामन रोड पोइम्स लाइक एक्सोडस, डैनियल एंड जूडिथ, ये तीन, ये एक्सेट्रा भाई एक्सेट्रा, ये सारी पोइम लिखी हैं कैडामन ने। इन द सेम वे साइनवोल्फ इज कंसिडर्ड एज द ऑथर ऑफ द फोनिक्स। अब जो साइनवोल्फ है उसको किसका ऑथर समझा जाता है, फोनिक्स का, द ड्रीम ऑफ द रूड का एंड क्राइस्ट का। तो इनका लेखक कौन था, साइनवोल्फ। अब है टॉकिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द पोइट्री ऑफ कैडामन एंड साइनवोल्फ। कैडामन यूज टू टेक हिज मैटेरियल फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल। अब इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, किस किस के अंदर, कैडामन के अंदर और साइनवोल्फ के अंदर भी क्या डिफरेंस था इनकी पोइम में। तो कैडामन यूज टू टेक मैटेरियल फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट, जो कैडामन था वो किससे, ओल्ड टेस्टामेंट जो पीरियड था उससे, बाइबल का, उससे क्या लेता था, मैटेरियल लेता था। और साइन वुल्फ किससे लेता था, साइना वुल्फ किससे लेता था, टुक हिज मैटेरियल फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट ऑफ बाइबल। वो नई टेस्टामेंट बाइबल से क्या लेता था, मैटेरियल लेता था अपनी पोइम्स के लिए। ठीक है, एंग्लो सैक्सन प्रोज। अब एंग्लो सैक्सन के अंदर प्रोज देखते हैं। प्रोज कंपेयर टू पोइट्री इवॉल्व वेरी लेट ओनली इन द 9th सेंचुरी। अब ये बात क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रोज की शुरुआत कब हुई थी इंग्लिश लिटरेचर में, तो वो 9th सेंचुरी में हुई थी। ठीक है, जबकि इससे पहले क्या थी, पोइम थी, लेकिन प्रोज कब आए, 9th सेंचुरी में। एंग्लो सैक्सन प्रोज मोस्टली इंक्लूड हिस्टोरिकल और एक्लेक्टिकल राइटिंग्स। ठीक है,
मोस्टली इंक्लूड हिस्टोरिकल एक्लेस्टिकल राइटिंग किसके अंदर होती थी, प्रोज के अंदर होती थी। द प्रेजेंस ऑफ द एंग्लो सेक्सन प्रोज बिगिन ओनली इन द रीजन ऑफ द इंग्लैंड अल्फ्रेड। अब जो एंग्लो सेक्सन पीरियड के अंदर जो किसका अल्फ्रेड का राज्य था, तब प्रोज क्या हुए थे, फेमस हुए थे। ही वॉज नॉट वॉरियर, वो केवल योद्धा नहीं था, वो केवल क्या नहीं था, योद्धा नहीं था, बट ऑल्सो ए पैटर्न ऑफ आर्ट, परंतु वो संरक्षक था। पैटर्न में जो था संरक्षक था किसका, आर्ट और लिटरेचर का। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एंग्लो सेक्सन प्रोज इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, उसका जो क्या था कॉन्ट्रीब्यूशन था एंग्लो सेक्सन प्रोज में, वह बहुत महत्वपूर्ण था। एंड ही ट्रांसलेटेड वनरेबल बेडे एसेस्टिकल हिस्ट्री, उसने क्या किया, जो बेडे की एक्लेस्टिकल हिस्ट्री थी उसको लेटिन से ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किसने किया। क्वेश्चन कई बार आता है भाई कि बेडे की इस एक्लेस्टिकल हिस्ट्री को किसने लेटिन से ओल्ड इंग्लिश पीरियड में चेंज किया था, ये किया था अल्फ्रेड ने, किंग अल्फ्रेड ने। हिज राइटिंग्स वर मोर मोरलिस्टिक एंड एजुकेशनल देन क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव, यानी कि उसकी जो नैतिक और क्या थी, शिक्षापरक थी किसकी, उसकी अल्फ्रेड की राइटिंग्स, किसकी बजाय रचनात्मक और कल्पनातीत होने की, यानी कल्पना और रचनात्मक होने के बजाय क्या थी, वो नैतिक और शिक्षापरक थी। किसकी राइटिंग्स, अल्फ्रेड की राइटिंग। सम इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ एंग्लो सेक्सन पीरियड। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है एंग्लो सेक्सन पीरियड के। विडसित, ड्योड कंप्लेंट, ड्रीम ऑफ रूड, सी फेरर, वांडरर, क्या है, हस्बैंड मैसेज, वाइफ लेमेंट्स एक्सेट्रा। तो ये क्या है, एंग्लो सेक्सन पीरियड के मेन जो वर्क हैं वो है। अब ये जो वो क्या थी, मैंने आपको पढ़ाया था, मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो दी हुई हैं। द ईस्टर बुक एक इसको पाया, ये पोइटिक एंथोलॉजी थी, इसके अंदर पोइम दी हुई थी। और वर्सेली बुक है, मिक्स ऑफ पोइट्री एंड प्रोज, वर्सेली के अंदर क्या है, पोइट्री और प्रोज है। और नोवेल कोडेक्स है, मिक्स ऑफ पोइट्री एंड प्रोज, ठीक है, पोइट्री और प्रोज का मिक्स है दोनों। और ये ईस्टर बुक इसके अंदर की ये क्या है, एंथोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद फिर से करेक्टरिस्टिक देखते हैं आगे। हीरोइक पोइम, विडथ वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्विंग एंग्लो सेक्सन पोइम, भाई ये हीरोइक पोइम है, एंग्लो सेक्सन पोइम्स है कि सर्विंग एंग्लो सेक्सन पीरियड में जो विडथ है वो क्या है, एक इट इज़ एन एक स्कोफ की ऑटोबायोग्राफी है। टेल्स अबाउट द जर्मेनिक वर्ड, यानी जर्मेनिक वर्ड के बारे में बताती है। उसके बाद आपको बीवल्फ के बारे में मैंने पढ़ा दिया। लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम ऑफ एंग्लो सेक्सन पोइट्री, इट अपियर्स नोवेल कोडेक्स के अंदर भी ये मिलती है। एंड कंप्राइजेज ऑफ 3182, इसके अंदर कितनी लाइन है, 3182 लाइन है। द फ्लाइट एट द फिन्सबर्ग डील विद द अदर इवेंट्स इन द स्टोरी ऑफ बीवुल्फ। अब देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, फ्लाइट एट फिन्सबर्ग, ये अदर एलिमेंट्स हुए थे जो स्टोरी बीवुल्फ में, उसके बारे में बताती है ये जो रचना है, ये जो वर्क है। अब ड्योर ए पोइम ऑफ 42 लाइन्स टेल्स अबाउट द कंप्लेंट ऑफ ए मिनिस्ट्रियल, यानी कि एक मिनिस्टर के बारे में बताती है। हु हैज़ बीन सप्लेंटेड बाय ए वायरल फ्रॉम हिज सर्विसेज, जिसको एक प्रतिद्वंदी के द्वारा उसके काम से हटा दिया गया था। वर्ल्ड हेयर, इट टेल्स स्टोरीज ऑफ कंटिनेंटल जर्मेनिक हीरोज, यानी कि जो महाद्वीपीय जर्मेनिक हीरो थे। वर्ल्ड हेयर उसके बारे में बताती है, किसके, अमंग एंग्लो सेक्शन के अंदर जो कंटिनेंटल जर्मेनिक हीरो थे उनकी स्टोरी के बारे में बताती है। अब द बैटल ऑफ द क्या है ये, ब्रूनब्रो, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एंग्लो सेक्शन ओल्ड हीरोइक पोइट्री री एमर्ज्ड, यानी कि ये बताती है जो एंग्लो सेक्शन पीरियड में जो हीरोइक पोइट्री थी उसका दोबारा, मतलब वो दोबारा इमर्ज कैसे हुई, दोबारा कैसे आई। द बैटल ऑफ बनावर्क अपीयर्स इन द एंग्लो सेक्सन क्रोनिकल, यानी कि जो पुराने टाइम की में अपीयर हुई थी ये जो बैटल है
इट शोज स्ट्रॉन्ग पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स, तो ये एक देशभक्ति की जो भावनाओं का की को स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग देशभक्ति की भावनाओं को प्रदर्शित करती है, दिखाती है। बैटल ऑफ मैडन, द स्टोरी ऑफ द डिस्टेंस इंग्लिश डिफेट, यानी कि जो विनाशकारी इंग्लिश की जो क्या हुई थी, हार हुई थी, उसको दिखाती है बैटल ऑफ मैडन। अब रिलीजियस पोइम कौन कौन सी थी देखते हैं। एशियास्टिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल रिटन बाई, इसको बेडे के द्वारा लिखा गया था। इट मेक्स द बिगिनिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शन रिलीजियस पोइट्री, इसने क्या किया था, एंग्लो सेक्शन जो रिलीजियस पोइट्री है उसका शुरुआत की थी। और इसको ओल्ड इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, अल्फ्रेड ने। जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, इट कंटेन द फॉलोइंग रिलीजियस पोइम। अब जूनियस के अंदर भी क्या थी, जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उसके अंदर भी रिलीजियस पोइम थी। जेनेसिस लॉन्गेस्ट पोइम है भाई, इसके अंदर 3000 लाइन है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द सैटर्न फॉल, ये सैटर्न के फॉल एंड एडम इन सैटर्न फॉल एंड एडम, यानी सैटर्न का फॉल और एडम इन 2 पार्ट्स में इसको दिखाया गया है, एक तो जेनेसिस 1 और जेनेसिस 2 में। एक्सोडस, इट टेल्स द सेम स्टोरी मोर वाइडली, यानी कि ये जो स्टोरी है यहाँ पर दिखाई गई है जो सैटर्न की और एडम की, उस स्टोरी को और एलबरेट करके, यानी कि और ज़्यादा स्पष्ट करके दिखाया गया है एक्सोडस में। डैनियल, इट इज़ ए प्रोसेक इन नेचर, इट इज़ ए वर्डिंग ऑफ बिब्लिकल। डैनियल के अंदर भी वही क्या दिखाया गया है, जो बाइबल की वर्डिंग है उससे वो दिखाई गई है और नेचर दिखाया गया। डैनियल, इट इज़ ए प्रोसेक इन नेचर एंड इट इज़ ए वर्डिंग ऑफ बिब्लिकल पैसेजेस, इसके अंदर भी बिब्लिकल पैसेज लिए हुए हैं। क्राइस्ट एंड सैटर्न, इट इज़ ए अनटाइटल, जो इसका कोई टाइटल नहीं है, ऐसी रिलीजियस पोइम है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्कूल ऑफ साइवुल्फ, ये यानी कि इसके ऊपर इन्फ्लुएंस्ड, इससे प्रभावित थी स्कूल ऑफ साइवुल्फ थे। फर्स्ट एंग्लो सेक्शन पोइट टू साइन हिज वर्क, यानी जो फर्स्ट एंग्लो सेक्शन पीरियड था का जो पोइट था उसने इस पोइम को साइन किया था। ही रोट 4 पोइम्स, उन्होंने क्राइस्ट, जूलियाना, एलिने, द फेट्स ऑफ द अपोस्टल्स, ये सारी पोइम किसने लिखी थी, जो फर्स्ट साइन वोल्फ फर्स्ट एंग्लो सेक्शन पोइट था जो। अब एस्टर बुक पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या ये मैन्युस्क्रिप्ट्स है। इट कंटेन्स सीरीज ऑफ पोइम क्राइस्ट 1, क्राइस्ट 2, क्राइस्ट 3 एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ द जीसस क्राइस्ट, यानी सारी जीसस क्राइस्ट के 1, 2, 3 में के पार्ट में जीसस की कहानी दिखाई है। इट ऑल्सो कंटेन पोइम्स लाइक गुथेक एंड जूलियाना दैट टेल्स अबाउट लिव्स ऑफ संत, ठीक है। इसके अंदर क्या दिखाई गई है, गुथेक और जूलियाना पोइम्स भी हैं जो सेंट्स की कहानी की लिव्स को दिखाती हैं। उसके बाद आता है वर्सेली बुक, इट कंटेन्स ऑफ फॉलोइंग रिलीजियस पोइम। वर्सेली बुक के अंदर भी क्या है, कुछ रिलीजियस पोइम है। ड्रीम ऑफ द रूट, द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश पोइम इन द फॉर्म ऑफ विजन ऑफ ए ड्रीम, यानी कि ड्रीम विजन दिया हुआ है इस पोइम के अंदर। अब एंडियाज 1722 लाइन पोएम, इट इज़ द क्लोजेस्ट ऑफ द सर्विंग एंग्लो सेक्शन पोएम टू वीवुल्फ इन स्टाइल, यानी कि वीवुल्फ के स्टाइल की जैसी है। लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, अभी आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, मैं इसलिए जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ बस इसके वर्क। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ सेट एंड्रयू, ये सेट एंड्रयू की तो स्टोरी को बताती है। कौन, एंडियाज। हेलिन, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ सेट हेलना एंड हर डिस्कवरी ऑफ ट्रू क्रॉस, यानी कि जो एलिना भी किसके बारे में, एलिन किसके बारे में बताती है, हेलेना, और उसकी जो ट्रू क्रॉस की हिस्ट्री है, डिस्कवरी है, उसके बारे में बताती है। नॉर्वेल कोडेक्स, फिर से ये आ गई मैन्युस्क्रिप्ट्स। इट इज़ द रीटेलिंग द स्टोरी ऑफ द जूडिथ, जूडिथ की स्टोरी को रिटेल करती है ये। ओनली कंक्लूडिंग सेक्शन हैज़ सर्वाइव्ड, यानी कि उसका सिर्फ कंक्लूडिंग सेक्शन बचा हुआ है। पर्सनल पोएम्स क्या क्या है, द वांडरर,
इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए सोलिटरी मैन हु इज़ वांडरिंग अलोंग द सी, यानी कि एक मतलब शांत आदमी जो क्या है उसकी स्टोरी है, जो सी के पास साथ घूम रहा है। हिज लॉर्ड्स डेथ एंड लेमेंटिंग अवर द लॉस, और उसमें जो सी आफ्टर हिज लॉर्ड्स डेथ एंड, क्या देखने के बाद उसके लॉर्ड्स की डेथ एंड लेमेंटिंग अवर द लॉस, और वो उसका दुख मना रहा है जो उसको लॉस हुआ है। द लाइन यूनिसट और वेयर्स द शो ऑफ यस्टर ईयर बिकम थीम ऑफ मैनी कंटेम्प्रेरी पोइम्स, यानी कि जो लाइन है यूनी स्टंट और यस्टर ईयर, ये बहुत सारी पोइमों का क्या बनी हुई है, कंटेम्प्रेरी, यानी कि जो कंटेम्प्रेरी पोइम थी उनका टाइटल बनी हुई है, उनके थीम बनी हुई है। सी फेरर है, सी फेरर क्या, इट इज़ द लेमेंट ऑफ एन ओल्ड सेलर, यानी कि ये एक लेमेंट है ओल्ड सेलर का, हु रिकॉल हिज, यानी कि सी लाइफ के अंदर जो उसको कठिनाइयाँ हुई है वो उनको याद करता हुआ लेमेंट करता है, दुख प्रकट करता है, मतलब लेमेंट होता है दुख। Darun, it is the decay of a once glorious city of Roman Britain when Romans departed in early 5th century, यानी कि ये किसके बारे में, विनाश के बारे में बताता है, जो रोमन की ग्लोरियस सिटी है उसके बारे में। ब्रिटेन वाज रोमन डिपार्टेड इन अर्ली 5th सेंचुरी, ठीक है, रोमन और ब्रिटेन, यानी जब रोमन डिपार्ट हो गए थे 5th सेंचुरी में ब्रिटेन से, उसके बारे में दिखाता है। कौन, दारुइन। अब लव पोइम्स है कुछ। The wife's lament tells the story of a wife separated from her husband who is forced to live in cave in the forest by the plotting of his। अब इसके अंदर द वाइफ लेमेंट में स्टोरी बताता है कि वो वाइफ जो अपने पति से अलग हो जाती है, उसको फोर्स किया जाता है कि वो केव में रहे, इन द फॉरेस्ट, बाय द प्लॉटिंग ऑफ हिज kinsman। The poem represent her love and longing for the husband, her curse against her enemies। यानी अब पोइम के अंदर क्या क्या दिखाया हुआ है, पोइम क्या लव दिखाती है, इच्छा दिखाती है उसके हस्बैंड के लिए, और उसका वो कर्स, यानी कि वो इसको श्राप देती है, कर्स करती है, यानी कि उनको की निंदा करती है जो उसके एनेमी हैं। हस्बैंड मैसेज पोइम है एक। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए हस्बैंड हु हैज़ carved a message on wood to tell his wife how he has been separated from her by a feud। ठीक है, इसके अंदर हस्बैंड का मैसेज है, हस्बैंड में एक मैसेज देता है अपनी वाइफ को कि वो कैसे उससे अलग हो गया। वुल्फ एंड केयर, इट इज़ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए वोमन सेपरेटेड फ्रॉम हर लवर वुल्फ, जो उसमें अपने लवर वुल्फ से अलग हो जाती है। इसके अंदर एक वोमेन एंड फोर्स टू मैरी, और उससे वो फोर्स करती है मैरी के लिए, एंड लिव विद ए क्रूल मैन, यानी कि एक जो इस स्टोरी के अंदर एक वोमेन अपने प्रेमी वुल्फ से अलग हो जाती है, उसको फोर्स किया जाता है और साथ रहने के लिए कहा जाता है, किसके साथ, एड वेकर के साथ। तो ये था भाई ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में सब कुछ समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर इसी इतना सब कुछ बताने में मेरे से कोई मिस्टेक होती है, या फिर कोई भी आपको जो आपको चाहते हैं और मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।